शासन कैसे चलता है जब ऊंचे पदों पर बैठे जो हमारे चुने हुए नेता हैं वही अगर हिरासत में हों? क्या कोई जेल से सरकार चला सकता है, या मतलब क्या ये नैतिक रूप से सही है? ये सवाल आजकल सिर्फ क्या कहते हैं किताबी बातें नहीं रह गई हैं। हाल की कुछ घटनाओं और एक नए काफी चर्चित प्रस्तावित कानून की वजह से ये राजनीतिक और कानूनी गलियारों में खूब गूंज रहे हैं। बिल्कुल, और इसी पृष्ठभूमि में यही वो माहौल है जिसमें ये संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 सामने आया है। आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जो दस्तावेज उपलब्ध है उन्हीं के आधार पर। जी तो हाँ, इस विधेयक ने काफी ध्यान खींचा है। आज हमारा मकसद यही है कि इसकी पर्दे खोलें, ये आखिर कहता क्या है, क्यों लाया गया, इसके पक्ष में क्या तर्क हैं और जाहिर है विरोध में क्या चिंताएं हैं। और ये भी देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं इस अहम प्रस्तावित बदलाव को समझने की कोशिश। निश्चित रूप से ये विधेयक शासन चलाने के तरीके, जो संवैधानिक नैतिकता की बात हो रही है, और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच का जो एक नाजुक संतुलन है ना, उससे जुड़े कई अहम सवाल खड़ा करता है। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, इसके राजनीतिक और प्रशासनिक असर भी काफी गहरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात, ये विधेयक आखिर है क्या? इसे कब और किसने पेश किया? देखिए, इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को पेश किया। और ये एक संविधान संशोधन विधेयक है, मतलब ये हमारे संविधान में बदलाव का प्रस्ताव रखता है। अच्छा। फिलहाल की स्थिति ये है कि इसे संसद में रखने के फौरन बाद आगे की गहन जांच के लिए, विचार विमर्श के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति, जिसे हम जेपीसी कहते हैं, उसको सौंप दिया गया है। जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हाँ, ये तो खैर एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है ऐसे जटिल विधेयों के लिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला प्रावधान क्या है? किस बात पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है? इसका जो मुख्य बिंदु है वो ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री, इन्हें अगर किसी ऐसे आपराधिक आरोप में लगातार, ध्यान दीजिएगा, लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है। 30 दिन? हाँ, और वो आरोप ऐसा हो जिसकी सजा कम से कम 5 साल की कैद हो। अच्छा, सजा भी गंभीर होनी चाहिए, 5 साल कम से कम। जी हाँ, अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, 30 दिन की लगातार हिरासत और आरोप 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाला, तो उन्हें अपने पद से स्वतः हटा हुआ मान लिया जाएगा। स्वतः मतलब अपने आप हट जाएंगे। ये संवैधानिक स्तर पर कैसे काम करेगा? इसके लिए क्या बदलाव किए जा रहे हैं? इसके लिए संविधान के 3 मुख्य अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव है। पहला है अनुच्छेद 75, जो केंद्र सरकार की कार्यपालिका, मतलब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से जुड़ा है। हाँ। इसमें ये जोड़ा जाएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसे मंत्री को पद से हटा देंगे, और अगर प्रधानमंत्री ऐसी सलाह नहीं देते हैं तो भी 30 दिन की हिरासत पूरी होते ही मंत्री का पद अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब प्रधानमंत्री की सलाह एक रास्ता है, पर 30 दिन की जो डेडलाइन है वो फाइनल है, पद तो जाएगा ही। और राज्यों के मामले में, मुख्यमंत्रियों और राज्य के मंत्रियों के लिए? राज्यों के लिए अनुच्छेद 164 में बिल्कुल ऐसा ही प्रावधान जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर राज्यपाल संबंधित मंत्री को मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाएंगे, और अगर मुख्यमंत्री सलाह नहीं देते तो यहाँ भी वही 30 दिन की हिरासत पूरी होने पर पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। बिल्कुल वैसा ही। और दिल्ली का मामला तो थोड़ा अलग है, उसका अपना विशेष दर्जा है। हाँ, लेकिन इस विधेयक में दिल्ली के लिए भी यही व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अनुच्छेद 239A, जो दिल्ली के विशेष दर्जे से संबंधित है, उसमें जरूरी संशोधन लाए जा रहे हैं। प्रक्रिया वही रहेगी, उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाएंगे या फिर 30 दिन बाद पद अपने आप खत्म। यहाँ एक दिलचस्प बात निकल कर आ रही है। मान लीजिए कोई इस प्रावधान के तहत पद से हट गया, फिर क्या वो हमेशा के लिए बाहर हो गया? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। विधेयक ये साफ करता है कि अगर कोई व्यक्ति इस नियम के तहत पद से हटता है लेकिन बाद में उसे हिरासत से रिहा कर दिया जाता है, चाहे जमानत पर छूटे या बरी हो जाए, तो उसे फिर से मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, तो ये कोई परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हिरासत की अवधि से जुड़ी एक अस्थायी व्यवस्था है, एक तरह से। मतलब रिहाई के बाद वापसी का दरवाजा खुला है।
ये जानना जरूरी है। और क्या ये नियम सिर्फ केंद्र, राज्यों और दिल्ली तक ही है? हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां विधानसभाएं हैं, जैसे पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। हाँ, सरकार ने उसका भी ध्यान रखा है। ये पक्का करने के लिए कि ये प्रावधान उन केंद्र शासित प्रदेशों पर भी बराबर लागू हों जहां विधानसभा और मंत्री परिषद हैं, 2 सहायक विधेयक भी साथ में पेश किए गए हैं। कौन से? एक है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज अमेंडमेंट बिल 2025 और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। इनका मकसद यही है कि कानून में एक रूपता रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हुई विधेयक की बनावट और उसके मुख्य प्रावधानों की बात। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, आखिर ये विधेयक अभी क्यों? इस टाइमिंग के पीछे सरकार का आधिकारिक तर्क क्या है? सरकार का जो पक्ष रखा गया है उसका जो केंद्रीय बिंदु है वो है संवैधानिक नैतिकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तर्क ये दिया जाया है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि का, खासकर इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति का, जेल से सरकार चलाना शासन की गरिमा और शुचिता के खिलाफ है। इससे न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है, बल्कि जनता का जो भरोसा है पूरी व्यवस्था में, वो भी कमजोर होता है। संवैधानिक नैतिकता, ये शब्द सुनने में तो काफी वजनदार लगता है, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है? अक्सर ऐसे बड़े कानूनी बदलावों के पीछे कुछ तात्कालिक कारण भी होते हैं, कुछ हाल की घटनाएं जो शायद ट्रिगर का काम करती हैं। क्या ऐसा कुछ है यहाँ? बिल्कुल, और यहीं पर यह मामला और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। 2 हालिया उदाहरण हैं जिनका जिक्र बार बार आ रहा है और जो शायद इस विधेयक के पीछे की प्रेरणा है। पहला मामला तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी का है। हाँ, वो ईडी वाला मामला। जी, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था और वो काफी समय तक न्यायिक हिरासत में रहे, लेकिन उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं गया। वो बिना विभाग के मंत्री बने रहे। इस स्थिति ने काफी संवैधानिक और कानूनी कंफ्यूजन पैदा किया। मामला अदालतों तक भी गया। हाँ, वो मामला काफी चला था। और दूसरा उदाहरण? दूसरा और शायद ज्यादा चर्चित उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार किया और उन्होंने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, वो तो लगभग 6 महीने जेल में रहे बतौर मुख्यमंत्री। बिल्कुल, और उन्होंने जेल से ही दिल्ली सरकार चलाने का दावा किया। इस दौरान सरकार के कामकाज, फाइलों के आने जाने, कैबिनेट बैठकों को लेकर कई सवाल उठे। पर ये दोनों मामले अलग अलग तरीके से सही, पर एक ही मुद्दे पर रोशनी डालते हैं कि अगर कोई टॉप पद पर बैठा व्यक्ति गंभीर आरोपों में लंबे समय तक हिरासत में रहता है तो मौजूदा कानून में क्या हो, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार इस विधेयक के जरिए उसी कानूनी अस्पष्टता या ग्रे एरिया को भरने की कोशिश कर रही है? हाँ, विश्लेषण तो इसी तरफ इशारा करता है। सरकार का तर्क यही है कि ये स्थितियां ठीक नहीं हैं, इनसे शासन में गतिरोध आता है। ये विधेयक सीधे सीधे ऐसी स्थितियों को एड्रेस करने की कोशिश है ताकि भविष्य में ऐसी नौबत ना आए कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री महीनों तक जेल से सरकार चलाए। वो जो क्या हो अगर वाला सवाल था, उसका एक ठोस जवाब देने की ये कोशिश है। दिलचस्प है कि कैसे खास घटनाएं कभी-कभी इतने बड़े कानूनी बदलावों को जन्म दे देती हैं। लेकिन जैसा कि ऐसे दूरगामी असर वाले कानूनों के साथ होता ही है, इस पर समाज और राजनीतिक दलों की राय बिल्कुल बटी हुई है। कुछ इसके पुरजोर समर्थक हैं तो कुछ इसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। पहले समर्थन वाले तर्कों को देखते हैं। जी, सरकार और उसके समर्थक दल इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का एक अहम हिस्सा बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये कदम सार्वजनिक जीवन में शुचिता और जवाबदेही लाएगा। मतलब तर्क ये है क्या? तर्क ये है कि अगर कोई व्यक्ति इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है कि उसे 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रखना पड़ रहा है, तो उसे पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता, कम से कम उस समय के लिए जब तक वो हिरासत में है। और इस तर्क को राजनीतिक गलियारों से बाहर भी कुछ समर्थन मिला है, जैसे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान आया था। उनका क्या कहना है इस पर? प्रशांत किशोर ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि ये एक मौजूदा कानूनी कमी को, एक लीगल लेक्यूना को दूर करता है। उनका मानना है कि ये लॉजिकल है कि अगर कोई नेता लंबे समय तक हिरासत में है तो उसे पद छोड़ देना चाहिए ताकि शासन का काम ठीक से चलता रहे। ये विधेयक बस उसी लॉजिकल उम्मीद को कानूनी तौर पर जरूरी बना रहा है। उनके मुताबिक इससे शासन में जो गतिरोध आता है वो खत्म होगा। ठीक है, तो ये हुआ समर्थन का पक्ष, नैतिकता, जवाबदेही,
भ्रष्टाचार पर सख्ती और कानूनी स्पष्टता। अब सिक्के के दूसरे पहलू देखते हैं, आलोचना। विपक्ष और कई कानूनी विशेषज्ञ इसकी बहुत कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं? आलोचना बहुत तीखी है और कई लेवल पर है। विपक्षी दलों ने तो इसे सीधे सीधे कठोर यानी ड्रकोनियन और अलोकतांत्रिक करार दिया है। उनका कहना है कि ये सत्ता के गलत इस्तेमाल का रास्ता खोलेगा। मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का बयान देखा था। उन्होंने इसे काला विधेयक कहा और जिस दिन ये पेश हुआ उसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। ये तो बहुत ही कड़े शब्द हैं। बिल्कुल। और विरोध सिर्फ बयानों तक ही नहीं रहा। संसद के अंदर भी हमने देखा, जब तृणमूल कांग्रेस TMC के सांसदों ने विरोध जताते हुए सदन में बिल की प्रतियां फाड़ दी। लेकिन इन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के पीछे कुछ ठोस कानूनी और संवैधानिक चिंताएं भी हैं। सबसे प्रमुख चिंता क्या बताई जा रही है? सबसे बुनियादी और शायद सबसे अहम आलोचना ये है कि ये विधेयक जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक निर्दोष मानने के मौलिक कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन करता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हाँ, ये तो न्याय का एक मूल सिद्धांत है। बिल्कुल, ये सिद्धांत दुनिया भर की न्याय प्रणालियों की नींव है। ये आरोप बहुत गंभीर है। इसको थोड़ा और साफ करेंगे। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है इस विधेयक के संदर्भ में? इसका मतलब ये है कि हमारा कानून ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक अदालत में उस पर लगे आरोप बिना किसी शक के साबित न हो जाए। हिरासत में लिया जाना चाहे पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी, वो जांच प्रक्रिया का हिस्सा है, वो दोष सिद्धि का सबूत नहीं है। अच्छा। आलोचकों का तर्क है कि ये विधेयक किसी व्यक्ति को सिर्फ हिरासत में होने के आधार पर, जो कि दोष सिद्धि नहीं है, उसके चुने हुए पद से हटा देता है। ये तो एक तरह से सजा देना हुआ बिना जुर्म साबित हुए। ये न सिर्फ उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन है, बल्कि उन वोटरों के जनादेश का भी अपमान है जिन्होंने उसे चुना है। तो ये निर्दोषिता के अनुमान वाले सिद्धांत और लोकतांत्रिक जनादेश, इन दो स्तंभों पर चोट की बात हो रही है। इसके अलावा एक और बड़ी चिंता है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, खासकर विपक्षी दलों की तरफ से। हाँ, और वो चिंता है केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे ED और CBI के संभावित राजनीतिक दुरुपयोग की। देखिए, ये चिंता कोई नई नहीं है, लेकिन इस विधेयक के संदर्भ में ये और ज्यादा गहरी हो गई है। इसका मतलब क्या? डर यह है कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को टारगेट कर सकती है। जी हाँ। मतलब उन्हें झूठे या बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए आरोपों में फंसाकर 30 दिनों तक हिरासत में रखवा सकती है, ताकि उन्हें पद से हटाया जा सके, भले ही बाद में सालों बाद वो अदालत से बरी क्यों न हो जाएं। बिल्कुल, यही आशंका जताई जा रही है। आलोचकों का कहना है कि ये कानून राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने या उन्हें सत्ता से बाहर करने का एक आसान हथियार बन सकता है। उनका तर्क है कि अगर सिर्फ 30 दिन की हिरासत पद से हटाने के लिए काफी है, तो जांच एजेंसियां, जिनकी स्वतंत्रता पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, सत्ताधारी दल के इशारे पर विपक्षी नेताओं को निशाना बना सकती हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत नेताओं को नुकसान होगा, बल्कि ये देश के संघीय ढांचे और शक्तियों के संतुलन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ये वाकई एक गंभीर चिंता है, क्योंकि ये सीधे सीधे कानून के दुरुपयोग की संभावना की ओर इशारा करती है। इसका असर लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा और विपक्ष की भूमिका पर पड़ सकता है। ये दिखाता है कि ये विधेयक सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार का मामला नहीं है, इसके गहरे राजनीतिक मायने भी हैं। निश्चित रूप से ये चिंताएं ये भी दिखाती हैं कि कानून बनाते समय न केवल उसके घोषित उद्देश्यों को देखना होता है, बल्कि उसके अनचाहे परिणाम और दुरुपयोग की संभावनाओं पर भी गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी होता है। तो अब आगे क्या? इस विधेयक का भविष्य क्या नजर आ रहा है? प्रक्रिया क्या होगी अब? जैसा हमने पहले बात की, इसे फिलहाल एक संयुक्त संसदीय समिति यानी GPC को भेजा गया है। इस JPC में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। समिति इस विधेयक के हर पहलू पर विस्तार से विचार करेगी, संबंधित पक्षों को सुनेगी और हो सकता है इसमें कुछ संशोधनों का सुझाव भी दे। और ये समिति अपनी रिपोर्ट कब तक देगी, कोई अंदाजा? उम्मीद तो यही की जा रही है कि JPC अगले संसदीय सत्र तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। JPC की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है और समिति चाहेगी कि सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, JPC की रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा? क्या ये कानून बन जाएगा? नहीं,
जेपीसी की रिपोर्ट सिर्फ एक सिफारिश होती है, सुझाव होता है। रिपोर्ट आने के बाद विधेयक हो सकता है कुछ बदलावों के साथ वापस संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा और वोटिंग के लिए रखा जाएगा। और क्योंकि ये संविधान संशोधन है, हाँ, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसे पास करने के लिए सामान्य बहुमत काफी नहीं होगा। इसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना होगा। साथ ही सदन की कुल सदस्य संख्या का पूर्ण बहुमत भी चाहिए। ये एक काफी ऊंची संवैधानिक बाधा है। और मान लीजिए ये संसद के दोनों सदनों से इस विशेष बहुमत के साथ पास हो भी जाता है, क्या उसके बाद ये लागू हो जाएगा या कोई और चुनौती आ सकती है? यहीं पर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये विधेयक संसद से पास होकर कानून बन भी जाता है तो भी इसका सफर खत्म नहीं होगा। पूरी संभावना है कि इसे तुरंत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। चुनौती किस आधार पर? चुनौती मुख्य रूप से संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के उल्लंघन के आधार पर दी जा सकती है। आपको याद होगा केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया था। हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान की बुनियादी विशेषताओं जैसे लोकतंत्र, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा इनको नष्ट या खत्म नहीं कर सकती। तो याचिकाकर्ता ये तर्क देंगे कि ये नया कानून मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। हाँ, मुख्य तर्क संभवतः 2 बिंदुओं पर होंगे। पहला, वही निर्दोषिता के अनुमान का सिद्धांत, जिसे कानून के शासन और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। दूसरा, कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत, मतलब कानून की वो प्रक्रिया जो निष्पक्ष हो, न्यायपूर्ण हो। उसके उल्लंघन के आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ता कह सकते हैं कि बिना दोष सिद्धि के पद से हटाना अनुचित है, मनमाना है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसलिए ये संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। तो इसका मतलब है कि इस विधेयक का भविष्य न केवल संसदीय प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, बल्कि उसके बाद होने वाली संभावित लंबी कानूनी लड़ाई पर भी। बिल्कुल, इसकी न्यायिक समीक्षा तो लगभग तय मानी जा रही है और अंतिम फैसला शायद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ही करेगी। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, ये संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 ये प्रस्ताव रखता है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और दिल्ली के मंत्री अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में, जिनकी सजा कम से कम 5 साल हो, लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से स्वतः हटा दिया जाएगा। हाँ, हालांकि रिहाई पर उनकी दोबारा नियुक्ति संभव होगी। जी। सरकार का तर्क है कि ये कदम संवैधानिक नैतिकता बनाए रखने, जेल से शासन चलाने की जो एक अजीब स्थिति बन जाती है, उसको रोकने और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए जरूरी है। हाल की कुछ घटनाओं ने इस कानूनी खालीपन को उजागर भी किया था। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। आलोचक कह रहे हैं कि ये जब तक दोषी साबित न हो तब तक निर्दोष के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही उन्हें ये डर है कि इसका इस्तेमाल केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और उन्हें पद से हटाने के लिए किया जा सकता है। इससे लोकतंत्र और संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है। फिलहाल ये विधेयक जेपीसी की समीक्षा में है। अगर ये संसद से पास भी हो जाता है तो इसे संविधान के मूल ढांचे और कानूनी प्रक्रिया की कसौटी पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने की पूरी संभावना है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है। इस विधेयक का घोषित उद्देश्य तो है शासन में निरंतरता और नैतिकता लाना, लेकिन क्या ये संभव है कि इसका अनपेक्षित परिणाम ठीक इसके उलट हो? क्या ये राजनीतिक अस्थिरता को और नहीं बढ़ा देगा, खासकर अगर सिर्फ आरोप और हिरासत ही बिना दोष सिद्धि के राजनीतिक विरोधियों को हटाने के एक हथियार बन जाएं? ये सोचने वाली बात है। सोचिए, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, या फिर जो नेता जांच का सामना कर रहे हैं उनके लिए सत्ता के समीकरण कैसे बदल सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे भी हमें विचार करते रहना होगा।